हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आईबीपीएस एसओ राजभाषा में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने वाले अमन। अमन के बारे में यदि मैं एक कोट कहना चाहूंगी तो उचित रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अमन ने तीसरे प्रयास में एसओ राजभाषा का एग्जाम क्लियर किया है। अमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राजभाषा अधिकारी बनने पर। और अमन का मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ कि अमन ने एमए और बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है हिंदी विषय में। साथ ही वर्तमान में अमन हिंदी विषय में शोध कार्य कर रहे हैं। तो अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर। और आई एग्जाम बी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अमन, आज के इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने परीक्षार्थियों को आने वाली जो राजभाषा परीक्षाएं हैं उससे संबंधित तथ्यों के विषय में बताएं और उन्हें किस दिशा में तैयारी करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आप उन सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो अमन, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये आपका कौन सा प्रयास था? मैम, ये मेरा तीसरा प्रयास था और जी। इसमें मुझे पीएनबी अलॉट हुआ है और मेरे जो अंक हैं वो 74.73 है आउट ऑफ 100 में। अच्छा, काफी अच्छे अंक आपको प्राप्त हुए हैं। और अमन, आप क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं तो आपकी हिंदी तो वैसे ही अच्छी होगी, लेकिन आप शोध कार्य भी कर रहे हैं हिंदी विषय में। तो शोध कार्य अपना ही एक समय लेता है, ठीक है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने दोनों के बीच में कैसे संतुलन किया, आपने शोध कार्य के साथ राजभाषा के लिए समय किस प्रकार से निकाला? मैम, सबसे पहले तो मैं यह तय करता था कि मुझे दिन में कितने घंटे अपने अध्ययन अध्यापन पर देने हैं और उसका जो 50% है वो मैं अपने शोध कार्य में लगाता था और 50% का जो समय है वो मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देता था। मैं तो दिन भर में आपने कितना समय निकाला पढ़ने के लिए, राजभाषा के लिए विशेष रूप से मैं पूछना चाह रही हूँ। जी, राजभाषा के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैम 4 से 6 घंटे मैं निकालता था डेली? जी। ठीक है। डेली। अमन, आपने क्या ऐसी रणनीति बनाई पढ़ने के लिए कि जो हमारे आगे वाले परीक्षार्थियों के लिए काम आए? आप अगर शेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैम, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो मेरा पहला प्रयास था मैम, उसमें मैं महज 1 अंक से चूक गया था और उस टाइम मुझे हिंदी में टाइपिंग नहीं आती थी। तो मैंने देखा कि हिंदी जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सिर्फ टाइपिंग उनको सिर्फ आती नहीं है, इस कारण जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि वो अपने जो टाइपिंग स्किल्स है उनको वो ठीक करें, मजबूत करें और उसके बाद थोड़ा समय वो अनुवाद पे दें और आरबीआई की जो डिक्शनरी है उस पर वो अपना उसको सही से देखें। विशेष रूप से पढ़ें, जी। आप ये और कहना इसके चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, और इसके अलावा जो संवैधानिक जो भी है नियम है, अधिनियम है, उसको भी वो विशेष देखते रूप रहे। से देखें। ठीक है। तो अमन, आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में तो राजभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन मुख्य परीक्षा में राजभाषा के प्रश्न आते हैं। और साक्षात्कार, विशेष रूप से साक्षात्कार की तैयारी भी आपने मुख्य परीक्षा जब क्लियर करी उसके बाद होता है। तो आप मुझे बस ये बताइए कि आपने मुख्य परीक्षा में टाइपिंग की, साथ ही शब्दावली की आपने विशेष रूप से कैसे तैयारी करी, क्योंकि शब्दावली से हमारे परीक्षार्थी बहुत घबराए हुए रहते हैं। मैंने ये जब मैं पिछली बार जब मैं मुख्य परीक्षा में फेल हो गया था तो मैम, तो मैं नियमित रूप से 5 जो आपके शब्द हैं उनको मैं अपने डायरी में नोट करता था और उनको मैं बार बार वो इसको फिर से करें मैम। मैम, सबसे पहले मैं जब मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो जो नियमित रूप से 5 शब्द मैं इसको अपने डायरी में उसको नियमित रूप से लिखता था और उसको मैं बार बार मैम रिवीजन करने का भी मैं प्रयास करता था।
तो विशेष रूप से आगे आने वाले परीक्षार्थियों को जो भी वो शब्द पढ़ रहे हैं उनको संग्रह करते जाना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि वो एक जगह पर लिखते जाएं और उसको देखते पाँच जाएं से डेली। जी बिल्कुल, 5 आपने से 10 समाचार पत्र भी पढ़े? जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि आर्थिक परिदृश्य से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या आपने समाचार पत्रों का आर्थिक पृष्ठ भी पढ़ा? प्रीलिम्स के लिए मैंने मतलब इसका अध्ययन किया था मैं, प्रीलिम्स के लिए जी। इसका समाचार पर नियमित रूप से देखता था मैं। तो मैं भी अपने परीक्षार्थियों को ये बताना चाहूंगी कि समाचार पत्र के जो आर्थिक परिदृश्य है, जो आर्थिक पृष्ठ आता है, वो आपको बहुत ज्यादा विशेष रूप से आपको बहुत ज्यादा उसको पढ़ना चाहिए। साथ ही आपको राजभाषा विभाग की जो राजभाषा भारती पत्रिका आती है उसका अध्ययन करना चाहिए। और अमन ने हमें पहले भी बताया था कि वो बहुत राजभाषा विभाग की जो वेबसाइट है rajbhasha.org.in, तो वो राजभाषा विभाग की वेबसाइट का भी विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और शब्दावली के लिए अमन ने बताया कि आरबीआई की जो विक्शनरी है उसको उन्होंने देखा। तो अमन, साक्षात्कार में जब आप पहुंचे तो साक्षात्कार में विशेष रूप से क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे? जी मैम, वो उसका जो अनुभव है बहुत मतलब अजीब टाइप का है, क्योंकि जब मैं गया तो मुझे लगा कि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं था। उन्होंने मतलब अधिकांश प्रश्न जो मुझसे पूछे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मैं पीएचडी परसू कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे थे मैम, मुझे देश दुनिया से पूछे थे। ठीक है, राजभाषा से मुश्किल से 2-3 प्रश्न पूछे थे कि मतलब चुनाव कहाँ चल रहा है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो वो अनुभव है काफी, मतलब एक तरीके से एक विशेष अनुभव आपको उससे संबंधित हुआ, क्योंकि आप सोच के गए थे कि आपसे राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे देश विदेश के प्रश्न प्रश्न पूछे गए। उन्होंने एक सबसे शानदार प्रश्न पूछा मुझसे कि कौन सी भाषा थी जो बिल्कुल मतलब समाप्त हो गई, और फिर जैसे उस राष्ट्र का निर्माण हुआ तो वो भाषा भी अपने अस्तित्व में आ गई। तो उसका जवाब जब मैंने दिया तो वो काफी खुश हुए मुझसे, और इंटरव्यू में मुझे लगभग 14.5 अंक मिले मैम। जी, तो जो ये बहुत अच्छा स्कोर है। और अमन, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अक्सर लोग कहते हैं कि केवल हमें राजभाषा पे फोकस करना चाहिए या शब्दावली पे फोकस करना चाहिए, तो क्या हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को छोड़ देना चाहिए? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। इंटरव्यू में का कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं है, और वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे मैम। जी। तो बिल्कुल आप अपना इंटरव्यू है उसमें जितना ज्यादा आप अध्ययन करके जाएं तो वो आपके लिए बेहतर ही होगा। हाँ, क्योंकि अक्सर परीक्षार्थी ये कहते हैं कि हमें तो केवल राजभाषा पढ़नी है और शब्दावली पढ़नी है, क्योंकि मेंस में तो हिंदी ग्रामर या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आते। लेकिन क्योंकि हमें आगे की दृष्टिकोण से ही तैयारी करनी चाहिए, साक्षात्कार में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या आपसे भी हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए? मैम, जो मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें मुझसे उन्होंने हिंदी साहित्य से खूब ज्यादा प्रश्न पूछा था। इसलिए इस बार के इंटरव्यू में मैंने खूब ज्यादा अध्ययन किया था, पर उन्होंने एक प्रश्न मुझसे नहीं पूछा हिंदी साहित्य से, और वो जो भी पूछ रहे थे आउटर से ही पूछ रहे थे। ठीक है। तो अमन, टाइपिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एसओ राजभाषा के लिए? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिलेक्शन में और अच्छे स्कोर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो आपने भी कितने बच्चे घंटे डेली के टाइपिंग के लिए दिए? मैम, 1 घंटा मैं अवश्य देता था, और जो अपनी पीएचडी में अपनी मतलब टाइप कर रहा हूँ वो सेम फॉर्मेट में ही है जो आईबीपीएस के एग्जाम में वहाँ पे पूछते हैं। तो मुझे उसमें भी काफी सहूलियत मिली मैम। हम्म। तो मतलब तो इस जो भी परीक्षार्थी हैं उनको डेली का 1 घंटा टाइपिंग के लिए जरूर निकालना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं। अमन, आने वाली परीक्षा में राजभाषा के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, एक संदेश तो मैं ये देना चाहूंगा मैम कि आईपीपीएस का एक ट्रेंड सेट नहीं है कि वो मतलब जैसे इस बार उन्होंने 15 प्रश्न पूछ लिए थे मैम, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, वो कैब सेक्शन से ही पूछ लिए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि जब अगली बार प्रश्न पूछा जाए तो सेम पैटर्न ही वो फॉलो करें। तो इस चीज को देखते हुए कि उनके कुछ मतलब सेट पैटर्न है, जैसे कि राजभाषा से 10 प्रश्न आएंगे ही, तो जो आपका राजभाषा का सेक्शन है उसको आप
मजबूत कर ले। अनुवाद से आएंगे ही आपको, वन लाइनर जो भी अनुवाद होते हैं उससे आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न आएंगे, तो उस पर ध्यान दें। इसके अलावा मैम जो अनसीन पैसेज होता है उस पर भी अपना ध्यान दें। और इसके अलावा देखिए मैम, हर आदमी के कुछ कमजोर पक्ष होता है, कुछ मजबूत पक्ष होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अपने पक्षों की आप पहचान करें, जो भी आपका कमजोर पक्ष है उस पर आप ध्यान दें, जो मजबूत पक्ष है उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। अक्सर परीक्षार्थी जो है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें तरीके तरीके की बातें कहते हैं कि ऐसे मत पढ़ो, इस तरीके से मत पढ़ो, शब्दावली कम पढ़ो, राजभाषा का अध्ययन ज्यादा करो, हिंदी ग्रामर मत पढ़ो या हिंदी साहित्य मत पढ़ो। तो मेरा भी अपने सभी स्टूडेंट से ये कहना है कि आप किसी भी पक्ष को नजरअंदाज मत कीजिए, आप सब कुछ पढ़िए, क्योंकि हिंदी राजभाषा का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और वहां पर अगर आप केवल शब्दावली पढ़ के जाएंगे या फिर आप केवल टाइपिंग की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उससे नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको किसी भी एस्पेक्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्या संदेश अमन आप देना चाहेंगे परीक्षार्थियों को? एक छोटा सा एक संदेश कि उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए इत्यादि जो कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जब आप प्रिपरेशन की शुरुआत करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में ही करें। 1 महीना पहले आप जो है मेंस की तैयारी को स्टॉप कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपका प्री का आ जाए, आप जब सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इंटरव्यू को भी हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। मेरे पिछले बार सिर्फ और सिर्फ 10 अंक थे, अगर 11 अंक होता तो मेरा पिछले बार मैम चयन हो चुका होता। तो कोई भी आपका जो है पक्ष, उस पर उसको आप मतलब हल्के में बिल्कुल ना लें, और सिंसियर होकर के अपना जो है प्रिपरेशन जो है उसको जारी रखें। अच्छा और अंत अमन, में सॉरी, हाँ बहुत सुंदर कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय साकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार करने नहीं। वालों की हार नहीं होती। तो आपने उसी कविता से समापन कर दिया जहां से मैंने आरंभ किया था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं भी अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल मत घबराइए, आप प्रारंभिक परीक्षा की भी बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, और मेंस में आप राजभाषा की तैयारी कीजिए, आप समाचार पत्र पढ़िए, आप समसामयिकी पढ़िए, साथ ही आप हिंदी साहित्य को भी नजरअंदाज मत कीजिए। और अमन, हम आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। हम आशा करते हैं कि राजभाषा अधिकारी के रूप में आप हिंदी भाषा का, जैसा कि अनुच्छेद 351 में कहा गया है, विशेष रूप से आप हिंदी भाषा का संवर्धन करेंगे, हिंदी भाषा को बढ़ाने में आप विशेष योगदान देंगे, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो धन्यवाद अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं मैम, बस बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो इंटरव्यू में मतलब गाइडेंस दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच। ठीक है अमन, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन। और अमन के इंटरव्यू से मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा की तैयारी कीजिए। अभी आरबीआई राजभाषा की वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप आरबीआई राजभाषा की तैयारी कीजिए, शब्दावली पढ़िए, लेकिन किसी भी क्षेत्र को नजरअंदाज मत करिए। तो इसी कामना के साथ हम ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।